नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 24 क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ और आज मैथ में हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको कवर करेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से इसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एकदम दावा करता हूँ कि आप लोग का एलसीएम और एचसीएफ कभी गलत होने वाला नहीं है। बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आज जो है एलसीएम का पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें जो होती हैं उस बेसिक चीज़ों को जाननी होती हैं। जब हम लोग बेसिक चीज़ जान जाएंगे तो बहुत ही आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पर बहुत ही आसानी के साथ उसको कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि लघुत्तम समापवर्त या हम लोग कहते हैं महत्तम समापवर्तक, डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग नहीं पहुँचेंगे। सबसे पहले कुछ और जो भी कंडीशन हैं उस कंडीशन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे ताकि एकदम क्लियर हो जाए। जब तक हमें बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक हमें ट्रिक भी नहीं आएगा। इसमें आप लोग को बहुत सारा चीज़ मिलने वाला है, ट्रिक मिलेगा, कॉन्सेप्ट मिलेगा और बेसिक जो कॉन्सेप्ट है सारे चीज़ इसमें मिलेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग को पढ़ाएंगे। बहुत ही बेहतरीन आज का चैप्टर आप लोग के समक्ष आज रखेंगे। चलिए ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अपवर्तक क्या है। ठीक है ना। अपवर्तक को हम लोग, जैसे बहुत सारे बच्चे अपवर्तक दिया होता है तो नहीं जान पाते, लेकिन अगर अपवर्तक का इंग्लिश कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि उसका हिंदी कठिन लगता है, लेकिन जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो लगता है कि ओ ये तो हम जानते हैं। तो अपवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? फैक्टर कहते हैं, या हम इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। फैक्टर कहते हैं या हम इसको क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, गुणनखंड होता है ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है, ये अपवर्तक। अब हम लोग को जानना है कि ये अपवर्तक क्या है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए क्या है अपवर्तक, हम किसको कहते हैं। जैसे अभी आप लोग को एकदम समझ में आ जाएगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप लोग जानो जैसे क्या है। अगर मान लीजिए कि कोई संख्या है, हमारा क्या है, 12 है, क्योंकि यहाँ परिभाषा रटाना नहीं है, यहाँ समझाना है। आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना। जैसे क्या है, ये हमारा अगर कोई संख्या क्या है, 12 है। अगर ये हमारा 12 जो संख्या है ये जिस संख्या से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, या इस संख्या के जितने फैक्टर होंगे, है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस संख्या को, इस संख्या का हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं, या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर। देखो यहाँ फैक्टर और डिवाइजर दोनों आ रहा हो, ध्यान दीजिए। कहने का मतलब क्या है कि ये 12 जो है ये जिस संख्या से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जिस संख्या से डिवाइड हो जाएगा वही संख्या हमारा क्या होगा, इस संख्या का हमारा अपवर्तक हो जाएगा। या हम यूं कह सकते हैं कि इसका जब हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर करने के बाद जो संख्या आता है वही हमारा क्या होता है, इस संख्या का अपवर्तक होता है। बात समझ में आ रहा है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि जैसे 12 है ये ना, तो 12 किस किस संख्या से डिवाइड होगा। 12 जैसे आपका देखो, एक जो है ये सभी संख्या से डिवाइड होता है। इसका मतलब एक ऐसी संख्या है उस सभी संख्या का क्या होता है, अपवर्तक होता है। तो क्या होता है कि जैसे अगर पूछा जाए कि 12 का अपवर्तक क्या होगा, या 12 का अपवर्तक कौन कौन सी संख्या होगी, तो क्या करोगे आप लोग। जैसे एक तो सबका होगा, एक हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद 3 से कटेगा, 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर 4 से कटेगा, 4 3 12 हो जाएगा। फिर देखो ये 5 से नहीं कटने वाला है। मैंने आप लोग को डिविजिबिलिटी में बताया था कि 5 से वही संख्याएं कट सकती हैं जिसका इकाई का अंक 5 हो सकता है, या जिसका इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, तभी वो 5 से डिविजिबिलिटी हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। अब क्या है, 4 से नहीं, 4 से कट गया, 5 से नहीं कटेगा तो 6 से कट जाएगा ना, 6 दूना 12, ये किससे हो जाएगा, 6 से कट जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद किससे और कट सकता है, या तो फिर 12 से ही कटेगा। ठीक है ना। अब देखो 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 11, है ना। फिर डायरेक्ट किससे कटेगा, 12 से कटेगा। अब क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि इसका जो क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। वो अपवर्तक क्या हो जाएगा, 1 3
1 2 3 4 6 और कितना 12 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि वह संख्या है ना, जिससे क्या होता है कि जिस संख्या का गुणनखंड क्या हो जाता है, जिसका गुणनखंड क्या होता है, उसके गुणनखंड से उस संख्या को क्या कर देता है, डिविजिबल कर देता है, डिवाइड कर देता है। ऐसे ही संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस संख्या का क्या कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। ये संख्या हमारा क्या है, इस संख्या का हमारा क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो एक और देखते हैं, एक कंडीशन और देख लेते हैं क्या है। अगला कंडीशन जो है, जैसे मान लीजिए क्या है 15 है, ठीक है ना। अब यह है 15। अब 15 का अपवर्तक अगर पूछा जाए कि 15 का अपवर्तक कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो एक तो मैंने बताया एक होगा ही, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 15 विषम संख्या है, ठीक है ना। 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 4 से भी नहीं कटेगा और 5 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 5 है और 5 × 15 होता भी है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है ये डायरेक्ट किससे कटेगा, 15 से ही कटेगा। किससे कटेगा, 15 से। इसका मतलब क्या है कि इस 15 का जो अपवर्तक होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, 1 3 5 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसका अपवर्तक ज्ञात करते हैं। कभी कभार क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि इसके अपवर्तकों की संख्या कितनी है ना। तो जैसे पूछ जाए कि संख्या 15 में अपवर्तकों की संख्या कितनी है, तो अपवर्तकों की संख्या जब पूछी जाएगी तो अपवर्तकों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 1 3 5 और कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से, यानी कि कितना हो जाएगा, कितना संख्या, 1 2 3 4, यानी कि 4 संख्या है, तो अपवर्तकों की संख्या हो जाएगी 4। आप लोग इसी प्रकार से और भी बहुत सारे जैसे होगा आप लोग ज्ञात कर लेना। चलो एक और बता दे रहा हूँ। जैसे चलो क्या है, मान लीजिए हमारा है 21, ठीक है ना। 21 है तो क्या करोगे आप लोग, एक तो आपका अपवर्तक होगा ही, है ना 21 का। इसके बाद 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 7 से कटेगा। और 7 से कटने के बाद फिर मुझे लगता है 21 से ही कटेगा और फिर बीच में नहीं कटेगा। देखो है ना, 1 3 7 और कितना 21, तो ये क्या हो जाएगा, 21 का क्या हो जाएगा, अपवर्तक हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना। बहुत ही सिंपली आप लोग कर सकते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चन जो है कभी कभार जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, अपवर्तक पर और अपवर्त पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे देखो। और अभी जैसे हमें क्या पढ़ना है, HCF पढ़ना है, तो HCF पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, HCF पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमें अपवर्तक मालूम होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि कहीं कहीं जब इस प्रकार से पूछा जाता है तो हमें लगता है कि ये मासा है कि ये लासा है, तो ये जानना जरूरी है। देखिए क्या है, अपवर्तक के बाद आप लोग पढ़े होंगे समापवर्तक। देखो समापवर्तक है ना। अब इस समापवर्तक को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिवाइजर कहते हैं या कॉमन फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना। कॉमन का मतलब आप लोग जानते हो कि जो कॉमन हो, है ना। कॉमन का मतलब जो दोनों में हो। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या है, एक ही संख्या था, अब लेकिन जब समापवर्तक आ जाएगा इसमें एक से अधिक संख्या हो जाएगा। यानी कि जब 2 या 2 से अधिक संख्या रहेगा और उसमें का जो गुणनखंड होगा, उसका जो फैक्टर होगा, वो दोनों को क्या कर देगा, डिविजिबल कर देगा, दोनों को डिवाइड कर देगा, है ना। तो ऐसे जो स्थिति होगी उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, उस संख्या का हम समापवर्तक कहते हैं। देखो मैं समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए, बहुत आसान है। कैसे, देखो जैसे कि हमारा 12 है और क्या है 18 है, ठीक है ना। अब इस 12 और 18 का अगर ये कहा जाए कि इसका समापवर्तक क्या होगा, ठीक है ना। देखो इसका 12 और 18 का समापवर्तक क्या होगा, जैसे एक तो होगा ही होगा। अब समापवर्तक का मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक एक कंडीशन होनी चाहिए कि 2 या 2 से अधिक संख्याएं हो सकती हैं, होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक तो होगा, देखो 2 भी हो जाएगा, 2 से 12 भी कट जाएगा और 18 भी कट जाएगा। कहने का मतलब क्या हो कि ऐसी संख्या जो दोनों डिविजिबल हों, है ना, या 3 हो तो तीनों डिविजिबल हो, 4 हो तो चारों डिविजिबल हो, ऐसी संख्या लीजिए। वही संख्या जो है उस संख्या का क्या होगा, कॉमन फैक्टर होगा, यानी कि समापवर्तक होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए, जैसे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, देखो 3 से 12 कट जाएगा और 3 से 18, 3 चौक 12, 3 छक 18, इसका मतलब आपका समापवर्तक 3 भी होगा। इसके बाद देखो 4 3 12 होगा, लेकिन 18 4 से नहीं कटेगा, तो 18 नहीं कटेगा तो फिर किससे कटेगा, देखो 4 से कट जाएगा ना, 4 3 नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा तो 6 से कट जाएगा, 6 दूना 12 और 6 3 18, ठीक है ना। अब देखो
इसके बाद क्या है, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से 18 कटेगा, लेकिन 12 आपका नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसके बाद कोई और ऐसा संख्या नहीं है कि जो क्या होगा कि 12 या 18 से डिवाइड हो सकता है, कोई और संख्या नहीं है। तो इसका मतलब कि 12 और 18 का जो समापवर्तक आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा 1, 2, 3 और कितना 6 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, यही आपका क्या हो जाएगा समापवर्तक। अगर पूछा जाएगा कि 12 और 18 का समापवर्तक क्या है, तो वो आप क्या हो जाएगा 1, 2, 3 और 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। चलो और भी संख्या हम ले लेते हैं, और भी संख्या देख लीजिए, क्लियर हो रहे ताकि कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है ना। चलो जैसे आप लोग ले लो क्या 16 है और कितना है 16 ले लो, और ले लो चलो 40 ले लो, ठीक है ना। 16 और 40, चलो क्या हो जाएगा इसका, जब हम समापवर्तक निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 तो होगा ही, 1 दोनों में कटेगा है ना, 2 कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 और 16 और 20 दूना 40। अब 3 से नहीं कटेगा, लेकिन ये 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16 और 4 धाम 40, 4 से कट जाएगा। 5 से नहीं कटने वाला, 16 5 से नहीं कटेगा, लेकिन 40 5 से कट जाता, ठीक है ना। तो दोनों में डिविजिबिलिटी होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इसके बाद 6 से भी नहीं कटेगा है ना, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा 8 से कटेगा, क्या हो जाएगा हमारा 8 से कटेगा, तो 8 दूना 16 और कितना कितना हो जाएगा 8 पंचे 40 हो जाएगा। इसके बाद 8 के बाद क्या हो जाएगा हमारा 9 से नहीं कटेगा, 10 से नहीं कट, ये 10 से कटेगा लेकिन ये 10 से नहीं कटेगा, फिर 11 से भी नहीं कटेगा, 12 से भी नहीं कटेगा, यानी कि किसी और संख्या से फिर नहीं कटेगा। तो आपका जो क्या आ जाएगा समापवर्तक आ जाएगा 16 और 40 का, वो क्या आ जाएगा 1, 2, 4 और कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हो, समापवर्तक निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। देखिए इसके बाद आप लोग क्या करोगे, इसके बाद क्या करोगे, ये आप लोग सबसे पहले क्या निकाले अपवर्तक, फिर समापवर्तक, उसके बाद जो आपका आता है वो आता है महत्तम समापवर्तक। बहुत आराम से बता रहा हूँ, एक एक चीज़ क्लियर एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे अपवर्तक क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है ये पता नहीं होता है, तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो महत्तम, इसके बाद क्या आता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जिसको हम लोग कहते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहां पर क्या गया महत्तम समापवर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखो, समापवर्तक का कॉमन फैक्टर पहले ही था, महत्तम आ गया तो हाईएस्ट मतलब अधिकतम। अब यहां से इसी को हम लोग क्या कहते हैं HCF कहते हैं। देखो H हो गया, ये C हो गया, ये F हो गया, यानी कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं HCF, यानी कि शॉर्ट भाषा में क्या कहते हैं HCF इसको कहते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और कहीं कहीं इसको हाईएस्ट कॉमन क्या कहा जाता है, डिवाइजर भी कहा जाता है। और कहीं कहीं इसको हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभार एग्जाम में पूछा भी गया है कि GCD, ऐसे पूछा गया GCD, यानी कि संख्या दे देगा और कहा इस संख्या का GCD ज्ञात कीजिए, यानी कि GCD इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट मतलब भी क्या होता है, अधिकतम होता है या बड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए तो महत्तम समापवर्तक अब ज्ञात क्या करना है हमें, अब मासा ज्ञात करना ना, जिसको हम लोग आप लोग मासा कहते हो साधारण, मासा पा लासा पा, तो मासा ज्ञात करना। चलो देखते हैं मासा कैसे ज्ञात करोगे आप लोग। तो मासा ज्ञात करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है, बहुत आराम से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है ना। वैसे भी मासा ज्ञात करना बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो ठीक है, देखो क्या है, एक छोटा संख्या ले रहा हूं, ठीक है ना। करा कि 12, 16 और 20 का एलसीएम, सॉरी HCF, इसका HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना, HCF ज्ञात करना है। अब क्या करोगे, जब HCF ज्ञात करना है, एक मैं चीज बताऊं आप लोग को, HCF आप लोग ज्ञात करना भाग विधि, गुणनखंड विधि, बहुत सारे विधि का आप लोग प्रयोग करते हो, लेकिन यहाँ पर ना गुणनखंड विधि करना है और ना ही भाग विधि करना है। यहाँ पर क्या करना है, एक अलग मेथड से हम लोग चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं
कि इसमें क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। जहां पर सबसे छोटा डिफरेंस आता है हम सबसे छोटे डिफरेंस को देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर देखो 12 में से 4, अगर यहाँ 12 और 4 16 है ना, 12 4 16, यानी कि 16 और 12 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4। यहाँ से 16 और 20 में भी डिफरेंस कितने का है, 4 का ही है। तो जब ये 4 का डिफरेंस जो डिफरेंस आएगा तो हम ये देखते हैं कि इस डिफरेंस से क्या ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे, वही तो हमारा क्या होता है, वही तो हमारा मासा होता है। तो जब यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20 कट रहा है। इसका मतलब आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, HCF निकल करके आएगा, कितना निकल करके आएगा, 4। यानी कि आपका जो HCF आएगा, यानी कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा जो निकल करके आएगा आपका, वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देखिए अगला देखो, ऐसे निकालना क्या है, 9 12 और 18 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। 9 12 18, अब क्या करोगे आप लोग, सबसे ये देखना है कि सबसे अंतर कम कहाँ है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, पहले अंतर ज्ञात डिफरेंस ज्ञात करते हैं। तो यहाँ से जब ज्ञात करेंगे, देखो 9 और 12 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो जो ये आएगा हम लोग क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। सब में देखो डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 6 18, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF आंसर। बहुत ही शानदार तरीका, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है कि 18 भागे क्या करो, 9 करो, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे, 2 से इसको हम भाग इसमें फिर देंगे, है ना। तो ये सब ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर तो बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। बहुत ही सुपर तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ऐसे ज्ञात करोगे तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए और देखते हैं, और भी देख लीजिए। चलो क्या है, 36 89, 36 और 89 का क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, ठीक है ना। ये 84 है भाई, 84 कर लो इसको। अब क्या करोगे, जब 84 है, 36 84 का LCM ज्ञात करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो जब डिफरेंस ज्ञात करोगे आप लोग, क्या हो जाएगा, 84 और माइनस कितना हो जाएगा, 36। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जो डिफरेंस आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसको हम फैक्टर कहते हैं ना, फैक्टराइज करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, तो जब यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा 8, और यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ बचा हमारा कितना 7, और 7 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 4। यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 48। वैसे भी इसका डिफरेंस इतना आ रहा है तो 48 आ रहा है, तो 48 ऐसे वास्तव में 36 से कटने वाला नहीं है। तो 48 का हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसी स्थिति आती है तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको और छोटा कर सकते हैं, तो यानी कि 48 से नहीं डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इसको और जब छोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, अगर 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 24 दूना 48। अब देखेंगे तो 24 से भी क्या होगा, ये हमारा 36 कटेगा, नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से हम भाग देंगे। जब 3 से भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 16 3 48 है ना, 16 हो जाएगा। तो 16 से भी क्या होगा, ये कटने वाला नहीं है। जब 16 से नहीं कटेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जब 4 से करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है ना। और जब 12 हो जाएगा यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 12 3 36 और 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 7 84, 12 3 36 और 12 7 84। यानी कि 12 से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब आपका जो HCF निकल करके आएगा वो क्या आएगा, 12 आएगा। बहुत ही आसानी से, ये जरूरी नहीं है कि जो आपका डिफरेंस होगा वो डिफरेंस हमेशा HCF होगा, नहीं। जब आपका ये डिविजिबल होगा, ये डिविजिबल होगा तभी ये आपका क्या होगा, HCF हो सकता है, नहीं तो नहीं। अगर डिविजिबल नहीं हो रहा है तो हम इसको क्या करें, पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, इस तरह से हम भाग करके क्या कर सकते हैं, उसका गुणनखंड निकाल करके इसका HCF आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। देखिए और भी क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखिए। जैसे क्या है, क्वेश्चन है 15 20 25 है, 15 20 और क्या है 25 है। तो 15 20 और 25 का हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। तो सीधी सी बात हमें क्या करना है, 15 और चाहे 20 में 5 5 का डिफरेंस है, तो D बराबर 5 और 5 से सब कटेगा, 5 3 15,
5 चौको 20, 5 25, तो आपका HCF कितना हो जाएगा? आपका HCF हो जाएगा 5। आंसर आपका बहुत ही सुपर तरीका भाई, बहुत ही अच्छी